नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान का पटना के दीघा स्थित जनार्दन घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटे चिराग पासवान ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार में केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सीएम नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। जनसंघ की संस्थापक सदस्य राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार 100 रुपए का सिक्का जारी करेगी। पीएम मोदी 12 अक्टूबर को इसका लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री यशोधरा सिंधिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। हाथरस की घटना के बाद केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा और अपराधों से निपटने के लिए राज्यों को नए सिरे से परामर्श जारी किया है। सरकार ने कहा है कि नियमों के अनुपालन में पुलिस की असफलता से ठीक ढंग से न्याय नहीं मिल पाता। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीआरपीसी के तहत संज्ञेय अपराधों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। एलएसी पर भारत और चीन के बीच कई महीनों से तनाव जारी है। इसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन ने भारत से लगती सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पोम्पियो ने सीमा पर तनाव को लेकर चीन को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि बीजिंग क्वाड देशों के लिए खतरा बन गया है। अमेरिका के एनएसए रॉबर्ट ओ ब्रायन ने एलएसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन ताकत के बल पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अब ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि बातचीत तथा समझौते से चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला है। राहुल गांधी ने वीवीआईपी हस्तियों के लिए विमान खरीदने को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने ट्रक में यात्रा कर रहे सेना के जवानों का एक वीडियो जारी किया है। राहुल ने कहा कि जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति अभी तक उम्मीदवार की सूची तय नहीं कर पाई है। प्रत्याशियों की चर्चा के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति आज शाम को बैठक करेगी। आगामी चुनावों को लेकर समिति की ये दूसरी बैठक है। बता दें कि बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर थी। बीजेपी ने बिहार चुनाव में बगावती तेवर दिखाने और एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन करने वाले पार्टी नेताओं को चेतावनी दी है। बीजेपी आलाकमान ने कहा है कि जिन नेताओं ने पर्चा दाखिल किया है वो अपना नामांकन अंतिम तिथि से पहले वापस ले लें। बता दें कि राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया समेत कई ने बगावत पर पर्चा भरा है। राजस्थान के पुजारी मामले में सरकार द्वारा 10 लाख रुपए मुआवजा, अनुबंध पर नौकरी और इंदिरा आवास दिए जाने के बाद परिजनों ने धरना खत्म कर दिया है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ओपी मीणा ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भी आश्वासन दिया है। बता दें कि पीड़ित परिवार ने मांगे पूरी नहीं होने तक पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करने का निर्णय लिया था। राजस्थान के पुजारी के मामले में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत से बात की है। राज्यपाल ने सीएम के द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली। साथ ही पुजारी के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। सीएम ने राज्यपाल को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए यूपी सरकार ने कोरोना के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में चौराहों तथा सड़कों पर मूर्तियां या ताजिए न रखे जाएं। मूर्तियों की स्थापना खाली स्थान पर की जाए। मूर्ति विसर्जन में छोटे वाहनों का प्रयोग करना होगा। इस दौरान एम्बुलेंस रखना अनिवार्य होगा। यूपी के सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बवाल कराने की साजिश हुई है। सीएम ने कहा कि पूरा देश जब श्री राम जन्मभूमि पर कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को लेकर उमंग और उत्साह में था, तब कुछ तत्व राज्य में बवाल कराने की साजिश रच रहे थे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला है। बिडेन ने कहा है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर का लापरवाही भरा आचरण अनुचित है। बिडेन ने कहा है कि अमेरिका को एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो ये समझ सके कि देश के नागरिक किन हालातों का सामना कर रहे हैं और किस अवस्था से गुजर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में हलचल तेज हो गई है। यहाँ वैदिक रीति रिवाज के साथ पत्थरों का पूजन किया गया। इसके बाद श्री राम कार्यशाला से इन पत्थरों को जन्मभूमि परिसर में ले जाना शुरू किया गया है। बता दें कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में पत्थरों की तराशी का कार्य लंबे समय से चल रहा है। कोरोना काल में रद्द की गई नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से फिर से चलेगी। इसे नवरात्र में मां वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के मद्देनजर शुरू किया जा रहा है। ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इसके लिए आज से टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई है। ये ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 6 बजे कटरा के लिए रवाना होगी।
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सम्मान सूची जारी की है। इसमें भारतीय मूल के लोगों को भी मौका दिया गया है। इसमें भारतीय मूल के अरबपति भाइयों मोहसिन ईसा और जुबैर ईसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षा भी समेत कई भारतीय शामिल हैं। ये सभी महारानी के जन्मदिन के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के 2 सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने असैन्य इलाकों में बिना उकसावे के गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। यूपी में लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले सोदों की अब खैर नहीं है। अब एंटी रोमियो स्क्वाड के अलावा अब शेरनी दस्ता भी तैनात किया जा रहा है। बाजार, मॉल से या फिर धार्मिक स्थानों पर इस दस्ते की तैनाती होगी। किसी सौदे ने गुस्ताखी की तो महिला सिपाहियों का शेरनी दस्ता उनको सबक सिखाएगा। दहशतगर्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रास्ते भारत में हथियारों की बड़ी खेप तस्करी करने की फिराक में है। भारतीय सेना के जवानों ने दहशतगर्दों के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। जवानों ने किशनगंगा नदी के रास्ते से की जा रही हथियारों की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि सेना ने AK-74 राइफल समेत हथियारों का जखीरा बरामद किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों को काला कानून बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हित में उचित कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री यहां बिड़ला सभागार में इन कानूनों के खिलाफ यहां कांग्रेस के राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में मराठी संगठनों ने पूरे राज्य को आज बंद रखने का आह्वान किया है। आरक्षण समर्थक मराठा संगठनों ने सीएम उद्धव ठाकरे से सरकार से नौकरी और शिक्षा में मराठियों को आरक्षण देने की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को 30% मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने राजस्थान के पुजारी मामले में राहुल और प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। मोहसिन रजा ने कहा है कि कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों में साधु संतों की जान ली जा रही है, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी सहित अन्य कांग्रेसियों को घटनाएं दिख नहीं रही हैं। उन्हें सिर्फ बीजेपी सरकार वाले राज्य की ही घटनाएं दिखाई देती हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर को 16 अक्टूबर की शाम को मलयालम महीने थुलम की 5 दिवसीय पूजा के लिए खोला जाएगा। सबरीमाला मंदिर के दर्शन को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। एक दिन में सिर्फ 250 भक्तों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। एक रास्ते को छोड़कर मंदिर के सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। अनिल अंबानी की कंपनी RNEL का 2500 करोड़ का ठेका रक्षा मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। इसके तहत कंपनी को भारतीय नौसेना के लिए गश्ती जहाजों की आपूर्ति करनी थी, लेकिन देरी के कारण ठेका रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि रिलायंस ग्रुप और रक्षा मंत्रालय के बीच 5 गश्ती जहाजों को लेकर 2011 में समझौता हुआ था। मेट्रो मोबाइल ऐप दिल्ली मेट्रो स्टेशन की भीड़ और ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेकडाउन होने की जानकारी यात्रियों को मोबाइल ऐप पर देगा। इसकी जानकारी मोबाइल पर लाइव देखी जा सकेगी। इसमें किस स्टेशन पर कितनी भीड़ है और कहाँ इमरजेंसी ब्रेकडाउन की गई है, इसकी जानकारी मिलेगी। दिल्ली मेट्रो इस मोबाइल ऐप पर 1 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दिल्ली के उत्तरी नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल में सैलरी न मिलने पर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। इसमें शामिल होने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर दिल्ली नगर निगम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर बकाया सैलरी की मांग की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों की समस्याओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दिल्ली नगर निगम से अपील की है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन जारी करें। अगर MCD से अस्पताल नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हें दिल्ली सरकार को सौंप दें। उन्होंने हिंदूराव से कोरोना मरीजों को सरकारी अस्पतालों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक के बाद एक कई दावे गलत साबित हो रहे हैं। पहले एम्स के पैनल ने जान लेने की आशंका को खारिज किया। अब ईडी ने अभिनेता के खातों से मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने की बात से इनकार किया है। ईडी के हवाले से कहा गया है कि सुशांत के परिवार की ओर से गलतफहमी के चलते आरोप लगाए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्सनल होम लोन पर बैंकों के जोखिम संबंधी प्रावधानों में ढील देने का फैसला किया है। इससे बैंकों को पूंजी का प्रावधान कम करना होगा और वे अधिक आवास ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके साथ ही 30 लाख से अधिक के होम लोन पर ब्याज दरें सस्ती की जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो नारियल लेके चलते हैं, ना कि शैंपेन की बोतल। बता दें कि कमलनाथ ने कहा था कि सीएम शिवराज अपने साथ नारियल लेकर चलते हैं और जहां मौका मिलता है वहां इसे फोड़कर नई घोषणा कर देते हैं। कृषि बिलों के विरोध में किसानों के आंदोलन से पंजाब के 7 थर्मल पावर स्टेशनों के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। रेलवे ट्रैक बंद होने के कारण कोयले की आपूर्ति नहीं होने से समस्या विकट हो गई है। GVK लिमिटेड समेत कई थर्मल प्लांट में 10 रेक से कम कोयला रह गया है, जिससे 1-2 दिन में इन प्लांटों के बंद होने का अनुमान है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पर्यावरण के नियमों को तोड़ने पर फिक्की पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। इसके साथ ही समिति ने फिक्की को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली के तानसेन मार्ग वाले निर्माणाधीन भवन पर एंटी स्मोक गन लगाए। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने फिक्की के निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया। गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर पुलिस ने मुठभेड़ में इनामी बदमाश कविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस उपायुक्त अंकर अग्रवाल ने बताया कि सूरजपुर पुलिस की बदमाश कविंदर भाटी से मुठभेड़ हुई। इस दौरान 15,000 के इनामी कविंदर को गिरफ्तार किया गया है। ये कुख्यात भूमाफिया है। इसने कई लोगों को धोखाधड़ी से जमीन बेची है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राहुल के मामले में पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीएम ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वो पीड़ित परिवार से मिलकर उनको 10 लाख रुपए का चेक देंगे। साथ ही दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिया। मोदी सरकार ओएनजीसी की 2 तेल रिफाइनरी कंपनियों का विलय करने जा रही है। इसके विलय की फाइनल घोषणा नए साल में की जाएगी। इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स को विलय किया जाएगा। ओएनजीसी के चेयरमैन ने कहा है कि कंपनी दोनों तेल रिफाइनरियों के विलय पर 2021 में फैसला करेगी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर संगठन के कार्यकारी निदेशक को बधाई दी। दलाई लामा ने कहा है कि ये पुरस्कार दुनिया में भुखमरी को कम करने में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। बता दें कि WFP को लोगों की भूख मिटाने के लिए पुरस्कार दिया गया है। गुजरात सरकार ने 3 नवंबर को 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार अभियान के संबंध में SOP जारी की है। इसके तहत बंद जगहों में आयोजित कार्यक्रमों में 200 लोग या पाठ्यक्रम स्थल की क्षमता के आधे लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार घर घर जाकर प्रचार करने के अभियान में 5 से अधिक लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दखल के बाद आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष विराम खत्म हो गया है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि संघर्ष विराम के बीच कैदियों की अदला बदली करना है, जबकि अन्य बातों पर सहमति बाद में बनेगी। बता दें कि दोनों देशों के बीच वार्ता पुतिन के न्योते पर हुई थी। असम सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत पाठशालाओं को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा है कि अगर सरकार सार्वजनिक धन का इस्तेमाल धार्मिक शास्त्र पढ़ाने में नहीं कर सकती, इन संस्थानों में तैनात शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। इसके लिए सरकार नवंबर में अधिसूचना जारी करेगी। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोराबाई ने देश में आपातकाल लगा दिया है। इसके साथ ही देश में कर्फ्यू लग गया है और सेना ने कमान संभाल ली है। सेना ने सड़कों से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। बता दें कि किर्गिस्तान में हुए आम चुनाव को लेकर विपक्षी राजनीतिक पार्टियां और उनके समर्थक सड़क पर उतर गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू धर्म में शादी करने वाली शिवा उर्फ शिखा को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही शिवा को कैद करने वाले उसके भाई पिता को भी कोर्ट में हाजिर करने को कहा है। बता दें कि कानपुर की शिवा ने रोहित राठौर से मंदिर में शादी की थी, तभी शिवा के परिजनों ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यूपी सरकार ने PWD के साथ ही इंजीनियरों को जबरन रिटायर कर दिया है। इन इंजीनियरों पर कई विभागीय गड़बड़ियों के आरोप थे। साथ ही जांच और कार्य भी संतोषजनक नहीं थे। इन इंजीनियरों में राजेंद्र सोनवानी, देवपाल विपिन पचौरिया, पवन कुमार, गिरजेश राम केवल और मदन संतोषी के नाम शामिल हैं। बिहार की मीनापुर सीट से जेडीयू के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा ने टिकट लौटाने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला उन्होंने तब लिया है जब उनको चुनाव प्रचार के दौरान बाहरी प्रत्याशी बताकर विरोध हो रहा है, जबकि विगत 4 दिनों में मनोज 3 चुनावी सभाएं कर चुके हैं। दरअसल मनोज ने पिछला चुनाव कुडनी सीट से जीता था। अमित शाह 22 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा में शामिल होने जा रहे हैं। इसके लिए शाह का 1 दिन का कार्यक्रम तय है। इसमें दुर्गा पूजा के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही शाह मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे। इसको लेकर बीजेपी नेता अरविंद मेनन तैयारियों में जुट गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजों की पहली कटाव आना शुरू होने के बाद ही दाखिला प्रक्रिया शुरू हो रही है। छात्र ड्यू में 11 अक्टूबर से अपना दाखिला ले सकते हैं। हालांकि ड्यू में पहली बार प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, इसलिए छात्रों को दाखिला, दस्तावेज, डिग्री और सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। नॉर्थ कोरिया के संस्थापक और सत्तासीन किम जोंग उन की वर्कर्स पार्टी ने आज अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर नॉर्थ कोरिया ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नॉर्थ कोरिया ने अपने कई अत्याधुनिक हथियारों का पहली बार प्रदर्शन किया। वहीं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने खुशी जताई और किम जोंग को बधाई संदेश भेजा है। कन्नौज के समाजसेवियों ने गौशालाओं को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। समाजसेवियों ने मांग की है कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित गौशालाओं में भूसा, दाना और चारा पानी की समुचित व्यवस्थाएं कराई जाएं। इस
मौके पर कन्नौज के तमाम समाज सेवी मौजूद रहे। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अहम मुकाबला खेला जा रहा है। केकेआर की टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा को लेकर सोशल मीडिया में धमकी दी गई है। इसके बाद झारखंड पुलिस ने धोनी के रांची घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि धोनी के घर और उनके परिवार की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही धमकी देने वालों को चिन्हित करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूपी के 2 एथलीट युवकों को ओलंपिक बाउंड एथलीट योजना में मौका मिला है। इसमें प्रयागराज के अजीत कुमार और मुजफ्फरनगर के राहुल का चयन हुआ है। हालांकि देश भर से 24 एथलीटों को चुना गया है। अब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ओलंपिक के लिए सभी एथलीटों को पटियाला और बेंगलुरु के राष्ट्रीय कैंप में ट्रेनिंग दिलवाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।